प्रिय छात्रों, कक्षा 11 के इस वीडियो में आज हम भौतिक विज्ञान के पाठ विस्पंद का अध्ययन करेंगे। विस्पंद छोटा सा पाठ है और इस वीडियो में पूरा पाठ कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक ही प्रश्न पढ़ना आपको है। वो प्रश्न है विस्पंद किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए। प्रति सेकंड सुनी गई विस्पंदों की संख्या का मान दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विस्पंद जो है वो क्या है, विस्पंद आवृत्ति किसे कहते हैं और प्रति सेकंड जो विस्पंदों की संख्या है वो विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। यानी कि विस्पंद आवृत्तियों का जो आवृत्ति का जो अंतर है दोनों ध्वनि स्रोतों के, वो विस्पंद आवृत्ति के बराबर होता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि विस्पंद जो संख्या आएगी उसे विस्पंद आवृत्ति कहते हैं और उसका मान दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करके हम दिखाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन टोटल कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, शर्त जान लेते हैं और फिर निगमन की ओर चलेंगे। तो परिभाषा क्या है, पहले विस्पंद फिर विस्पंद आवृत्ति। इसी में विस्पंद की शर्त छुपी हुई है। शर्त इसकी पहली कंडीशन ही शर्त है। तो पहले परिभाषा समझेंगे। जब लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगे, जब लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं। समान आवृत्तियां होनी चाहिए, कैसी, लगभग समान, क्योंकि यही शर्त वाला पार्ट है। लगभग समान आवृत्तियां होनी चाहिए। लगभग शर्त जो है वो शर्त का पार्ट है। यानी कि आवृत्तियां समान होंगी तो विस्पंद नहीं उत्पन्न होंगे, लगभग समान होंगी तभी विस्पंद उत्पन्न होंगे। तो लगभग समान आवृत्तियां जब हैं तो वहां पर विस्पंद उत्पन्न हो जाएगा। अब विस्पंद आवृत्ति को हमको इसको समझना है। ठीक है, तो जब लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी अध्यारोपण से एक बिंदु पर, एक बिंदु, कोई एक बिंदु है, अध्यारोपण है, ध्वनि की तीव्रता में होने वाले उतराव। उतराव का मतलब दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, चढ़ाव दोनों का। अब उतराव चढ़ाव का मतलब इस तरह से इस प्रकार से तरंग कंपन कर रही है, दूसरी तरंग भी इस प्रकार से कंपन कर रही है, तो कहीं पर इनका मिलन होगा और कहीं पर इनसे दूरी होगी। तो इस घटना को विस्पंद कहते हैं। चढ़ाव और उतराव यानी कि ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को विस्पंद कहते हैं। और शर्त भी यही है कि लगभग समान आवृत्तियों की तरंगे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लगभग समान आवृत्तियों की तरंगे होनी चाहिए। परिभाषा याद हो गई। इसी प्रकार हम लोग विस्पंद आवृत्ति की परिभाषा पढ़ लेंगे। विस्पंद आवृत्ति की परिभाषा बहुत आसान है, छोटी सी है। जब ये घटना घटित होगी तो प्रति सेकंड ध्वनि की तीव्रताओं में होने वाले चढ़ाव और उतराव की संख्या को, प्रति सेकंड ध्वनि की तीव्रता में होने वाले चढ़ाव व उतराव की संख्या, जो चढ़ाव उतराव है जो संख्या है उससे ही विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विस्पंद। चढ़ाव और उतराव की संख्या जितनी होगी, एक सेकंड में जितने चढ़ाव जितने उतराव बने, कुल मिलाकर जो संख्या होगी उसे विस्पंद आवृत्ति कहते हैं। अब हमको डेरिवेशन सिद्ध करना, तो डेरिवेशन जो है वो क्या आएगा, n बराबर n1 माइनस n2। ये डेरिवेशन आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं डेरिवेशन की ओर। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन देखने के लिए हमको कम से कम दो तरंगे चाहिए। दो तरंगे होंगी तो दो आवृत्तियां भी होंगी। हमको कितनी तरंगे चाहिए, दो तरंगे चाहिए। दो तरंगे होंगी तो दो आवृत्तियां भी होंगी। तो माना ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां n1 व n2 है, n1 व n2 है। इनके संचरण के कारण माध्यम के किसी कण का विस्थापन क्रमशः y1 व y2 है। जब ये चलेंगी तो जो माध्यम जो है उसमें कोई कण होगा, उसका विस्थापन कितना है, y1 व y2 है। विस्थापन उनका कितना है, y1। एक कण का केवल बात कर रहे हैं, एक कण का विस्थापन कितना है, y1 व y2 है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, ये सूत्र हमने पढ़ रखा पीछे है, y बराबर a sin ओमेगा t। इस ओमेगा का मान रख देंगे। ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई n होता है, ये मान रखेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बेसिक समीकरण सरल आवर्त गति का है, ये आपने पीछे चैप्टर में पढ़ रखा है, तो वहां से इसको याद करना है। वहां नहीं याद तो अब याद कर लेंगे। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t होता है, जहां पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत ही आसान है, केवल दोनों के योग के बराबर कर देना है। दोनों को हम लोग योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग करने का मतलब दोनों को मान रख के, यहाँ पर मान रख के हमने हल कर दिया। तो ये वाला एक और ये वाला दूसरा मान, यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिया है। सूत्र कौन सा लगाया है, तो साइन
सी प्लस साइन डी। सूत्र कौन सा लगाया है? साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। यानी कि सूत्र आपका क्या है? 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। देखिए, तो पहले में हमने प्लस कर रखा है और दूसरे में माइनस कर रखा है। मान ये सी वाला मान है आपका और ये आपका डी। ये सी है, ये डी है। मान रख दिए और इनको हल करते हैं। 2 से 2 कट जाएगा प्रत्येक पद में कॉमन लेके। तो यहाँ जो बचा कास को पहले लिख लिया हमने। सूत्र हमको साइन के रूप वाला बनाना है। सूत्र हमको कैसा बनाना? साइन के रूप वाला बनाना है। तो सूत्र बना दिया, कास को पहले रख दिया और इसको हम ए मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। तो ए मान लेंगे तो ए परिणामी जो तरंग आई वो इसका आयाम कितना हो गया? ए हो गया। इसका आयाम कितना हो गया? ए हो गया। तो अब हम आयाम से कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। यानी कि ये आपका जो सूत्र आया है, ये समीकरण इन प्रकार का है। इसका मतलब जो परिणामी तरंग हमको प्राप्त हो रही है वो भी सरल आवर्त गति में ही कंपन कर रही है, जिसका आयाम कितना है? कैपिटल ए है। जिसका आयाम कितना है? कैपिटल ए है। अब हम आयाम ए को लेके चलेंगे, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम पर मान ज्ञात करेंगे और आपका निगमन। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे का पार्ट हम समझेंगे। हमने अभी तक जो है वो आयाम को प्राप्त कर लिया। यानी कि ये समीकरण आपकी जो है वो समीकरण जो ऊपर समीकरण आपकी थी y बराबर a sin ओमेगा t उसके जैसी हैं। तो यहाँ पर आपका आयाम ए जो है वो वेरिएबल, ये जो है इसके बदलने से सारा मान बदलेगा। तो हम आयाम ए से ही तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम को सिद्ध करेंगे। तो अधिकतम आयाम के लिए हम क्या करेंगे? अधिकतम आयाम तब होता है जब कास का मान आपका अधिकतम हो। कास का मान अधिकतम कहाँ होता है? जहाँ प्लस माइनस 1 होता है। तो प्लस माइनस 1 का मतलब कास के पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कास के पाई हो जाएगा। के का मतलब यहाँ पर 0 1 2 3 है। यानी कास 0 का मान 1 होता है, कास 180 इसका मान -1 होता है। -1 भी अधिकतम वैल्यू में ही आएगा, क्योंकि -1 और +1 एक ऊपर की ओर अधिकतम है, एक नीचे की ओर अधिकतम है, इसलिए दोनों मान अधिकतम वैल्यू के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये दो मान आपके अधिकतम वैल्यू के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर आप इनको देखेंगे, ठीक है। तो कास का मान ये हो जाएगा और यहाँ पर कास से कास कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो टी की वैल्यू आपको ये प्राप्त हो जाएगी। टी की वैल्यू आपको ये प्राप्त हो जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, नहीं के का मान 0 1 2 3 रखेंगे और उसके रखने के पश्चात जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा? टी बराबर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 3 मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये तीनों मान आपको किस चीज को शो कर रहे हैं? ये तीनों मान जो हैं वो इस बात को शो कर रहे हैं, 3 से 4 5 जो मान आएंगे इस बात को शो कर रहे हैं कि आपका इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, इनके बीच डिफरेंस चल रहा है। यानी कि इन क्षणों पर आयाम क्या होगा? अधिकतम होगा। जब आयाम आपका अधिकतम होगा तो जाहिर सी बात है तीव्रता आपकी भी अधिकतम हो जाएगी। तो आयाम अधिकतम होगा तब ध्वनि की तीव्रता भी अधिकतम होगी। दो क्रमागत तीव्रताओं के बीच समय अंतराल इतना है, इससे इसको घटाया, इससे इसको घटाया, इसको घटाया, ये लगातार ये समय अंतराल आ गया। तो समय इतना है, तो समय का उल्टा करेंगे तो आवृत्ति आ जाएगी। यानी 1 सेकंड में n1 - n2 बार तीव्रता है, इसलिए अंडरलाइन कर रखा है इसको है। ये मेन पॉइंट पहले भाग का आ गया। ये मेन पॉइंट क्या है? पहले भाग का प्राप्त हो गया। तो यानी कि 1 सेकंड में तीव्रता क्या होगी? n1 - n2 बार अधिकतम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आयाम को लेंगे। आयाम ए को अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम कास के सूत्र को लेंगे और मान लिख देंगे, हल कर देंगे और हमको 1 सेकंड में ये आ जाएगा। इसी प्रकार आयाम के न्यूनतम मान के लिए, अब न्यूनतम मान कहाँ होगा? 0। 0 कहाँ पर होगा? अक्ष पर होगा, तो 0 आ जाएगा। तो 0 वाली स्थिति कास के पाई बटे 2, कास 90 का सबसे पहला मान 0 होता है, फिर 270 का होता है। तो यहाँ पर क्योंकि बटे में है तो यहाँ पर 1 3 5 आएगा, 1 3 5, ये 90 1 3 रखेंगे तो 270 आ जाएगा और 5 रखेंगे तो उसके आगे वाली वैल्यू यानी कि उसके आगे वाला मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे तो टी बराबर k बटे 2 n1 - n2। अब इसमें भी k का मान रखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे? k का मान रखेंगे। तो k का मान रख देंगे तो आपको t की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, t की वैल्यू फिर प्राप्त हो जाएगी। तो ये समय फिर प्राप्त होगा डट डट डट। तो इन क्षणों पर आयाम का मान भी क्या होगा? न्यूनतम होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम था तो यहाँ पर न्यूनतम मान के लिए सिद्ध करें तो न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम तीव्रताओं के बीच समय अंतराल n1 - n2 है और इससे भी यही स्पष्ट हो रहा है कि 1 सेकंड में n1 - n2 बार तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी।
तो आपको ये पता चला कि 1 सेकंड में n1 माइनस n2 बार तीव्रता न्यूनतम है और 1 सेकंड में n1 माइनस n2 बार तीव्रता अधिकतम भी है, यानी एक ही सेकंड में दोनों मान प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसकी आवृत्ति हो गई, ये क्या होगा, इसकी आवृत्ति होगी। वही लिखा हुआ इससे स्पष्ट है, 1 सेकंड में n1 माइनस n2 बार तीव्रता अधिकतम होगी और n1 माइनस n2 बार तीव्रता न्यूनतम होगी। तो 1 सेकंड में n1 माइनस n2 विस्पंद सुनाई देंगे, यही आपको सिद्ध करना होता है। इसके आगे चाहे तो और लिख सकते हैं विस्पंद आवृत्ति बराबर n1 माइनस n2। फिलहाल इतना ही आपको सिद्ध कर लेना है। यदि कहीं समझ में ना आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर यही कंप्लीट हो जाएगा। इसके कुछ उपयोग भी हैं, वो उपयोग आप सामान्य से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उपयोग तो मुख्य रूप से जो बाजे होते हैं कि जो गिटार सितार वगैरह बजाते हैं उनका समस्वरण करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इनका समस्वरण करने में इनका उपयोग होता है, ठीक है। और एक बहुत विशेष उपयोग इसका है कि जो खान होती है, माइंस, यानी कि जहाँ पर हम लोग सोना खोदते हैं, तेल निकालते हैं, कच्चा कोयला खोदते हैं, तो वहाँ पर एक खतरनाक गैस है, तो उसका पता लगाने के लिए भी इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 पाइप ले लेते हैं, 2 पाइप में अलग अलग जो गैसें, खान की गैस है, एक शुद्ध वायु है, दोनों को प्रवाहित कर देते हैं। यदि उनकी आवृत्तियों में अंतर है तो विस्पंद सुनाई पड़ेंगे, और यदि आवृत्तियों में अंतर नहीं है तो विस्पंद सुनाई नहीं पड़ेंगे। तो अगर विस्पंद सुनाई पड़ते हैं तो इससे पता चल जाता है कि वहाँ पर वायु न होकर अन्य कोई गैस आ गई है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कक्षा 11 कक्षा 12 के भौतिक गणित किसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी वीडियो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।